टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूल्स का चैप्टर स्टार्ट किया था एंड हमने डिस्कस किया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय डेफिनेशन हम पॉलीमर्स ही को कहते हैं जो बहुत लार्ज स्केल मॉलिक्यूल्स आप कह लो, ठीक है, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। इनका मास जो होता है इट इज़ लाइक इन थाउजेंड्स, ठीक है। और इसमें हमने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का कंसेप्ट देखा था लास्ट टाइम कि कितने सिंगल यूनिट्स मिल के पॉलीमर बना रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और हमने देखा था कि पॉलीमर इनफैक्ट बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिल के बनते हैं, ठीक है, मैनी पार्ट्स, और हर सिंगल पार्ट को आप एक मोनोमर बोलते हो। तो आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा, एक तो लास्ट टाइम का आपका थोड़ा रिव्यू हो जाए कि पॉलीमर्स जो थे इनको हमने क्लासिफाई किया था लास्ट टाइम फील्ड ऑफ स्टडी के हिसाब से। आज हम एक दफ़ा फिर से क्लासिफिकेशन ही एक तरह से आप कह लो, हम टाइप्स देखेंगे पॉलीमर्स की। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम टाइप्स देखी थी पॉलीमर्स की वो ये 4 टाइप्स थी। इन 4 टाइप्स के अंदर आप देखो ये जो सबसे स्टार्ट में आपको नज़र आ रही है, हमने इनको लीनियर पॉलीमर्स बोला था। लीनियर पॉलीमर्स बिकॉज इनके अंदर एक ही लाइन के अंदर सारे मोनोमर्स जुड़े हुए हैं। ये हर जो आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है इट इज़ अ मोनोमर इटसेल्फ, ठीक है। हर डॉट एक एटम नहीं है बल्कि एक पूरा मॉलिक्यूल है एक तरह से। सो ये देखो कि ये एक लीनियर पॉलीमर हो गया और ये 2 लीनियर पॉलीमर्स आपको नज़र आ रहे हैं और इनके दरमियान डेफिनेटली वैन डर वाल्स फोर्सेस वगैरह एग्जिस्ट करेंगी। ये जो सेकंड नंबर पे आपको बी फिगर में नज़र आ रहा है दिस इज़ अ ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर, देखो आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं इससे निकलती हुई। तीसरे नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड लीनियर पॉलीमर या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आप इसको बोल दो, ठीक है। हमने बात की थी कि क्रॉस लिंक पॉलीमर के ज़्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं बिकॉज इसके फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और जो चौथा आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्क पॉलीमराइजेशन या सॉरी नेटवर्क पॉलीमर्स। नेटवर्क पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं? मसलन आप जिस तरह कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करते हो ना, जैसे डायमंड के अंदर होता है, दैट इज़ एक्चुअली अ 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ऐसे जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वी कॉल देम नेटवर्क पॉलीमर्स, ठीक है। सो नॉर्मली हमारे जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं लाइक कार्बन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड का स्ट्रक्चर हो गया, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर हो गया, दे आर नेटवर्क पॉलीमर्स। और बाकी आपके पास क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, ब्रांच्ड पॉलीमर्स और लीनियर पॉलीमर्स ये सिंथेटिक एंड बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। ये जो आपने क्लासिफिकेशन देखी थी दिस वाज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई किया था। आज हम फर्दर 2 मज़ीद टाइप की क्लासिफिकेशंस देखेंगे। एक जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कह लो या मतलब एक तरह से टाइप्स ही हो जाती हैं उसकी। और दूसरी जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे वो इनके मोनोमर्स के ऊपर बेस करती है, ठीक है। सो हम ये पहले मोनोमर्स वाली सबसे पहले देख लेते हैं। अगर तो आपका कोई ऐसा पॉलीमर है जिसमें एक ही चीज़ है वही बार बार आपस में मिल रही है, ये एक मोनोमर हो गया, इसके साथ दोबारा अगर यही वाला मोनोमर लगा हुआ है फिर दोबारा यही वाला लगा हुआ है और ये चेन कंटिन्यू होती रहती है, तो ऐसे पॉलीमर को आप बोलते हो होमोपॉलीमर। जैसे आपको नाम से पता चलना चाहिए, होमो मीन्स सेम और होमोपॉलीमर यानी सेम मॉलिक्यूल जो है वो एक्सटेंड होके पॉलीमर बना रहा है। दूसरी तरफ दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके साथ एक और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, एक को आप ए कह लो एक को बी कह लो, फिर बी के साथ फिर एक ए जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर एक बी जुड़ा हुआ है एंड सो ऑन। यही वाला स्ट्रक्चर जो है ये कंटिन्यू अगर होता रहे सो देन इस तरह के पॉलीमर को हम बोलते हैं कोपॉलीमर, ठीक है। दिस इज़ अ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद ही एक हो। कोपॉलीमर्स में ऐसे भी होता है कि आपके पास एक मोनोमर यूँ लगा हुआ है, ठीक है, उसी के साथ उस जैसा एक और लगा हुआ है, 2 ये वाले हो गए, फिर 2 कोई डिफरेंट लगे हुए हैं,
फिर दो दोबारा यही वाले, फिर दो डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे के सिचुएशन में हम फिर इसको बोलते हैं पीरियोडिक कोपोलिमर्स, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल कोपोलिमर्स होते हैं एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोपोलिमर्स, बट डेफिनेशन के हिसाब से आप कोपोलिमर ऐसे पॉलीमर्स को बोलते हो जिनमें दो मॉलिक्यूल्स या दो मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और वो पॉलीमराइज हो जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरी पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें तीन डिफरेंट मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ए, इसको आप बी कह लो, और इस यहाँ पे हम कौन सा कलर यूज़ करें, लेट्स यूज़ पर्पल। ये तीनों मिलके लेट्स से एक पॉलीमर बना रहे हैं। फिर दोबारा से यही वाली अगर चेन फॉलो होने शुरू हो जाती है, ग्रे, रेड एंड पर्पल एंड सो ऑन, सो देन इट इज़ कॉल्ड टर पॉलीमर। टर फॉर 3, तो दिस इज़ बेसिकली टर पॉलीमर, यानी तीन डिफरेंट मोनोमर्स अगर मिल के कोई पॉलीमर बना रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड अ टर पॉलीमर। सो ये जो भी आपने क्लासिफिकेशन देखी है, होमोपॉलीमर, ठीक है, या कोपॉलीमर या टर पॉलीमर, दिस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि किस तरीके से मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए हैं पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये जो आपने होमोपॉलीमर देखा है, आपकी जो नॉर्मली जितने भी पॉलीमर्स आप देखोगे दे आर ऑल होमोपॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल आप पॉली एथीन या पॉलीएथाइलिन आपने लास्ट टाइम एग्जांपल देखी थी जिसमें CH2 होता है, आप एक एक बॉन्ड ब्रेक कर देते हो, H H H H, और ये एक इस फॉर्म में पॉली कंपाउंड बन जाता है। यही वाले पूरे यूनिट्स आपस में एक्सटेंड होते रहते हैं। अब देखो ये एक ही मोनोमर है, यही बार बार एक्सटेंड होता है, देन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर की क्या एग्जांपल हो सकती है? कोपॉलीमर्स की एग्जांपल ये हो सकती है आपके पास विनाइल एसीटेट हो। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल एसीटेट, हम यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। विनाइल किस चीज़ को बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्डेड विद CH2, तो ये तो फिर एथीन हो जाएगा ना। एथीन का एक हाइड्रोजन हटा के अगर आप एक चेन एक्सटेंड करा दो तो इस पूरे ग्रुप को आप विनाइल ग्रुप बोलते हो, ठीक है। CH2 डबल बॉन्डेड CH इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। और विनाइल ग्रुप के साथ अगर आप एसीटेट लगा रहे हो, अब एसीटेट किसको बोलते हैं? एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला था? CH3COOH, और ये एक एसिड है तो डेफिनेटली एक प्रोटॉन रिमूव करेगा तो ये H+ अलग हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक नेगेटिव आइन जनरेट होगा विच इज़ एन एसीटेट आइन। सो CH3COO इज एन एसीटेट आइन। अगर इसको आप इसके नीचे लगा दो CO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3, तो अब ये जो पूरा कंपाउंड बना है दिस इज कॉल्ड विनाइल एसीटेट, क्योंकि विनाइल ग्रुप के साथ एसीटेट अटैच्ड है। सो यू हैव CH2 डबल बॉन्डेड CH एंड उसके साथ OOC एंड देन CH3, राइट। ये आपके पास एक विनाइल एसीटेट हो गया। और विनाइल एसीटेट के साथ आप एक और कंपाउंड ले लो, ब्यूटाइल मेलिएट। ब्यूटाइल मेलिएट आप इसको क्यों बोलते हो ये भी आपको समझ आ जाएगा। इफ़ यू रिकॉल, हमने जब लास्ट चैप्टर के अंदर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस देखा था फॉर डी कार्बोक्सिलेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, हमने उसमें एक एसिड देखा था मैलिक एसिड, विच वाज दो कार्बन एटम्स आपस में डबल बॉन्डेड होते हैं और इन दोनों के ऊपर एक एक COOH ग्रुप लगा होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर दो प्रोटॉन्स आप रिलीज कर दो तो ये जो पीछे जाता है दिस इज अ मेलिएट आइन, ठीक है। और ब्यूटाइल मेलिएट का मतलब हो जाएगा इन दोनों के साथ आप ब्यूटाइल ग्रुप अटैच कर दो, ठीक है, BU ब्यूटाइल आपने साथ अटैच कर दिया, सो देन इट्स कॉल्ड ब्यूटाइल मेलिएट। अगर ब्यूटाइल मेलिएट का आप रिएक्शन करवा दो विद दिस विनाइल एसीटेट और आप इन दोनों को बल्कि सिंपल रिएक्शन ना करवाओ, आप इनको पॉलीमराइज करने की कोशिश करो, तो व्हाट विल हैपन इज कि ये दोनों के जो जहाँ जहाँ पे जिन लोकेशंस पे डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपकी पॉलीमराइजेशन होती है तो इट इज़ नॉर्मली एडिशन रिएक्शन जिसमें आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है
और कंपाउंड्स की 2 आर्म्स एक्सटेंड हो जाती हैं। सो विनाइल एसीटेट में विनाइल ग्रुप का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यू ब्रेक दिस, यहाँ से आपकी 2 आर्म्स निकल आएंगी। इसी तरह यहाँ से जो मेलिक एसिड का मेलिएट आइन का यहाँ से 2 आर्म्स निकल आएंगी, ये इस तरीके से आपस में मिल जाएंगे एंड एक ये फिर एक ये, फिर उसके बाद दोबारा एक ये विनाइल एसीटेट, फिर दोबारा एक ब्यूटाइल मेलिएट, और इस तरीके से ये एक लंबा सा पॉलीमर बन जाएगा विच वुड देन बी कॉल्ड अ कोपॉलीमर। This might be a difficult example but I have quoted it from your book, that's why so that आपको ये क्लियर हो जाए कि इनका स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। सिमिलरली आप टर्पॉलीमर की अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। टर्पॉलीमर्स जो होते हैं वो ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ब्यूटाइल एक्रिलेट, ब्यूटाइल एक्रिलेट, अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ब्यूटाइल एक्रिलेट का, इट्स अ लिटिल कम्प्लेक्स, आई एम नॉट ड्राइंग हियर। इसके अलावा यू कुड हैव मेथाइल एक्रिलेट एंड इसके अलावा यू कुड हैव एक्रिलिक एसिड। एक्रिलेट से एक्रिलिक्स ये क्या होते हैं इनका भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगा तो इट वुड बी क्लियर, दे आर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अब ये 3 डिफरेंट मोनोमर्स हैं, अगर आप इन तीनों को A B C कॉल कर लो, ठीक है, लेट्स कॉल दिस वन एज अ gray and let's call this one as green and this third one as blue, तो होगा ये कि grey then green then blue then once again grey, फिर उसके बाद फिर से एक green, उसके बाद फिर से एक blue, एंड इस तरीके से एक लीनियर पॉलीमर अगर आप बना दो, लीनियर पॉलीमर, यू हैव सीन व्हाट आर लीनियर पॉलीमर्स, तो ये जो एक पूरा लंबा चौड़ा सा लीनियर पॉलीमर बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि इट इज़ वेरी वेरी टफ, ठीक है, वेरी हाई, इसकी टफनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, टफनेस मीन्स इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ एनर्जी बिफोर फेलियर, ठीक है। सो इसके अलावा ये जो अभी बना है आपके पास टर पॉलीमर, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इट acts as a weather resistant paint. So normally ये आप जो weather shield वगैरह करवाते हो ना घरों के बाहर, it is basically this compound, जो ब्यूटाइल एक्रिलेट, मेथाइल एक्रिलेट और एक्रिलिक एसिड का एक टर पॉलीमर होता है, लीनियरली पॉलीमराइज हुआ होता है, ठीक है, and it is very tough and it acts as a weather resistant paint. So this is an example of a टर polymer. So I hope you would now be clear कि what is meant by types of polymers. We have 3 basic types of polymers. पॉलीमर्स की वैसे हमने स्टार्ट में ये कहा कि क्लासिफिकेशन 3-4 तरीक़ों से की जा सकती है। द फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स एंड नेटवर्क पॉलीमर्स। दीज आर द बेसिक 4 टाइप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग इसकी टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसके अलावा आप इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ monomers involved. For example, you could have one monomer repeating itself, it is called a homopolymer. You could have 2 monomers repeating in a certain fashion, it's called a copolymer. और अगर 3 हो तो उसको हम फिर terpolymer कहते हैं. Now let us look at some 3D structures of what we have been talking up till now. We will start from linear polymers. लीनियर पॉलीमर में भी आपको एक दिखाने लगा हूँ, ठीक है, 3D के अंदर। वंस अगेन आई शुड टेल यू कि ChemTube 3D इट्स अ वेबसाइट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। आप इसके ऊपर से बहुत इजीली 3D में स्ट्रक्चर्स विजुलाइज कर सकते हो। लीनियर पॉलीमर्स में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मेथाइल पॉलीएथीन विच इज़ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, और ये वाला पूरा जो यूनिट है ये आगे रिपीट होता है, ठीक है, एंड इट यू कैन सी CH2 और फिर अगले में भी इसी तरीके से CH2। सो बेसिकली यू हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ CH2s टुगेदर, जिसमें से ये पूरा का पूरा एक ग्रुप एक मोनोमर कहलाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये आपको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर यू कैन सी दिस इज़ अ पॉलीएथिलीन स्ट्रक्चर,
जिसमें कार्बन, हर कार्बन के साथ यू कैन सी देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, दीज वाइट वंस आर हाइड्रोजन्स एंड ग्रेज में आपको कार्बन्स नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू सी नाउ, अब आपको ये जो दरमियान में नज़र आ रहा है ये आपका एक मोनोमर है, ठीक है। बाकी को मैंने हाइड कर दिया एंड नाउ यू कैन जस्ट सी द मोनोमर। यू कैन सी इसमें CH2 और एक CH2 है और दोनों कार्बन से एक एक आर्म एक्सटेंडेड है जो आके सेम रिपीट हो रहा है, यही वाला यूनिट। अब इस फिगर में आप देखो कि आपको इंडिविजुअली नज़र आ रहे हैं सारे के सारे मोनोमर्स। यू कैन सी ये जो डिफरेंट कलर्स में अब आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रीन एंड देन पर्पल एंड देन ग्रे, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ये सारे आपको डिफरेंट मोनोमर्स नज़र आ रहे हैं और ये सब मोनोमर्स मिलके पॉलीइथाइलिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यू कैन सी इसमें आपको ये जो चेन है ये बहुत लंबी नहीं नज़र आ रही। कैन यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस इज़ 8। एंड बेसिकली मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर्स वैसे इतने छोटे नहीं होते, दे आर वेरी वेरी लॉन्ग चेन्स। सो एक्चुअली जो पॉलीएथीन होता है इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग चेन एंड एज यू कैन सी ये आप सिंपली एक लीनियर पॉलीमर की एक टाइप है। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक्चुअली जो पॉलीमर्स हैं वो इस तरह नज़र आते हैं। दूर से आपने देखा था ये किस तरह एंटेंगल्ड आपको धागे धागे नज़र आ रहे थे एंड अब आप जूम इन करके देख रहे हो। सो ये एक्चुअली धागे नहीं है बल्कि ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये ढेर सारे मोनोमर्स अटैच्ड हैं। बट यू कैन सी ये हर मोनोमर जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में ही चला आ रहा है। लाइन सीधी नहीं है, टेढ़ी है, बट इट इज स्टिल अ लीनियर पॉलीमर। सी ये आपको दूर से ऐसे नज़र आ रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ मैक्रो मॉलिक्यूल। ये पूरा एक मैक्रो मॉलिक्यूल था और ये अगर आप इंडिविजुअली इसके स्ट्रक्चर्स देखो, ये सारे छोटे छोटे वही वाले मोनोमर्स जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वही वाले मिलके एक पूरा पॉलीएथीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं विच इज़ अ लीनियर पॉलीमर। ये जो भी आपने एग्जाम्पल देखी है दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोपॉलीमर। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखने लगे हैं जो कि अगेन एक स्ट्रक्चर है ऑफ अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हमने बोला था ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें स्ट्रेट ब्रांचेस के दरमियान क्रॉस लिंकिंग हुई भी होती है, ठीक है। यू हैव लाइक दिस वन ब्रांच एंड दिस इज अनदर वन ब्रांच एंड देयर आर क्रॉस लिंक्स इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल दिस, you see this structure number C is basically a cross linked structure। so इसकी अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ रबर, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में भी हम लोग सल्फ़र डाल के एक प्रोसेस करते हैं विच इज़ कॉल्ड वल्कनाइजेशन, विल सी इट इन डिटेल लेटर ऑन। तो उसमें भी ये होता है कि ये जो दरमियान में क्रॉस लिंक्स है ना, ये क्रॉस लिंक्स सल्फ़र के बन जाते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि क्रॉस लिंक्स सल्फ़र के किस तरीके से बनते हैं। ये जो आपको फिगर नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली an example of natural rubber, ठीक है। it is without cross linking but this is just to show you कि natural rubber के जो monomers होते हैं वो क्या होते हैं। ये जो आपको different colors नज़र आ रहे हैं ये different monomers हैं। so you can actually count them 1 2 3 4 5 6 7 8 monomers इसमें attached हैं। so the degree of polymerization of this rubber is 8। you can even see the individual monomers। this corner is CH3, उसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, और उस कार्बन के साथ देयर आर डबल बॉन्डेड कार्बन और उसके साथ एक और CH3 लगा हुआ है। सो बेसिकली यू कैन से कि ये स्ट्रक्चर इफ़ यू वांट टू ड्रॉ समवेयर, स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक CH3 है कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, इससे चेन एक्सटेंड हो रही है, उसके ऊपर एक कार्बन है, उसके ऊपर एक CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं और यहाँ से आगे आपके पास एक चेन एक्सटेंड हो रही है प्रॉबली, बल्कि सॉरी यहाँ से चेन नहीं एक्सटेंड हो रही बल्कि यहाँ से आगे एक और कार्बन लगा हुआ है, उसके ऊपर भी आपके पास जैसे इसके ऊपर बल्कि 2 हाइड्रोजन्स नहीं होंगे, सॉरी इसमें एक हाइड्रोजन एटम और ये साथ वाला जो कार्बन है इससे एक चेन एक्सटेंड हो रही है यूं करके, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे। ये आपके पास एक मोनोमर है सिंथेटिक रबर का। यू कैन सी हियर ये आपको ढेर सारे मोनोमर्स इंडिविजुअली नज़र आ रहे हैं और सब के अंदर एक एक डबल बॉन्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिविजुअल जो रिपीटिंग यूनिट है वो आपके पास ये है, ठीक है। सो लेट्स सी वंस अगेन,
दिस इज़ योर इंडिविजुअल रिपीटिंग यूनिट जो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। इसके अलावा लेट अस सी व्हाट इज़ वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर में ये होता है, ये अब आपको ये जो ऊपर जो लाइंस है ना ग्रे और वाइट्स में, दीज आर एक्चुअली योर लीनियरली जो आपके पास अभी आपने जो पहले स्ट्रक्चर देखा था विच वॉज फॉर नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर के अंदर आपने क्या किया कि ये जो येलो कलर के आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर सल्फर एटम्स। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे हमने नेचुरल रबर के अंदर सल्फर ऐड किया है, एस8 एक मॉलिक्यूल ऐड किया है, और वो फिर आपके पास क्रॉस लिंकिंग हो गई है बिटवीन द डिफरेंट लीनियर चेन्स, और क्रॉस लिंकिंग के बाद दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। So this is now an example of a cross-linked या interconnected linear polymer, and this is exactly synthetic rubber. This is it for this lecture. इससे next lecture के अंदर हम लोग thermoplastic और thermosetting polymers discuss करेंगे, which is again a type of classification based on temperature characteristics.